हेलो, नमस्कार बेटा। आज हम पढ़ेंगे बिना बोझ की शिक्षा। प्रोफेसर यशपाल समिति ने रिपोर्ट दी थी और किस प्रकार से बिना बोझ की शिक्षा होती है। पढ़ाई का बोझ और बस्तों का बोझ दोनों ही आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है बच्चों पर। तो ये किस प्रकार से बिना बोझ के शिक्षा दी जा सकती है, इस पर प्रोफेसर यशपाल समिति ने रिपोर्ट दी थी। आज हम पढ़ेंगे बिना बोझ की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है। कल हम प्रोफेसर यशपाल समिति की जो सिफारिशें हैं वो पढ़ेंगे। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आसानी से अगर उठाया जा सकने वाला बोझ है तो वो है ज्ञान का बोझ। यानी ज्ञान कितना भी हम ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इस क्षेत्र इस बोझ को ऊपर उठाता है वह फूलों जैसा हल्का होता चला जाता है। यानी ज्ञान, हम जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ही हम हल्के होकर ऊपर उठते हैं। ज्ञान का यह बोझ मनुष्य के व्यक्तित्व को बाहर से पर्वत जैसा शक्तिशाली और भीतर से इतना विनम्र बना देता है जितनी फलों से लदी हुई पेड़ों की डालियाँ। कहते यह भी हैं कि आम वही मीठा होता है जो समय आने पर पके। समय से पहले धूप में पके आम न तो उसमें गंध होती है और न ही स्वाद। यानी हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति में सब उलट पुलट हो गया है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में हम बच्चों को पहले ही इतना ज़्यादा ठूस देना चाहते हैं उनमें कि जैसे समय आने से पहले ही उस आम को पकाया जाए, धूप में रखकर पकाया जाए। यानी इतना पहले ही हम उनमें बहुत सारी शिक्षा देना चाहते हैं, एक साथ शिक्षा देना चाहते हैं। वो बोझ की तरह लगता है। समय आने पर हर शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन समय आने पर। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में ये सब कुछ उलट पुलट हो गया है। यह पद्धति विद्यार्थियों को समय से पहले ही पकाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे सहज सरल तरीक़ों से ज्ञान के बोझ को फूलों जैसे हल्का बनाने और की बजाय बच्चों को नाजुक पीठ पर किताबों का बोझ इतना ज़्यादा लाद दिया है कि उनकी रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी होने लगी है। यानी बहुत ज़्यादा किताबें आजकल हम देखते हैं। छोटे बच्चों के इतना बस्ता होता है कि उनके माता पिता को उठाना पड़ता है, वो खुद इतना उठा भी नहीं पाते हैं। तो आँखों पर चश्मा भी चढ़ जाना तो आजकल मामूली सी बात हो गई है। जाहिर है कि हालत बहुत अच्छी नहीं है। बेशक मनुष्य की सीखने की क्षमता अपार है, किसी भी कंप्यूटर की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन जानकारियों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, यानी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बस्ते का वजन भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। होना ये चाहिए कि शिक्षा सरल और ज़्यादा मानवीय बने। जानकारियाँ बच्चों को मिले ज़रूर, लेकिन इस तरह मिले कि वह न तो उनके पीठ पर बोझ बने और न ही उनके दिमाग पर बोझ बने। जो कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं, जो पाठ्य सामग्री हैं वह उम्र के हिसाब से हैं या नहीं, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं या उससे परेशान हो रहे हैं या उससे कोई लेना देना भी नहीं रहता। इन सब बातों की तरफ लोगों का ध्यान जाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा उनके मानसिक विकास में मदद करती हैं या सिर्फ उन्हें जानकारियों का पुलिंदा बनाती हैं, या कि उससे मानसिक विकास में कमी आती है। इस बारे में सोचना भी सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह की चिंताएं समय समय पर की जाती रही। इन्हीं चिंताओं के चलते अलग अलग लोगों समूहों ने शिक्षा में बदलाव के प्रयास भी किए। हालांकि स्कूली शिक्षा का ढांचा कुछ खास बदला नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश होती रही और अभी भी जारी है। एकलव्य नामक एक संस्था, एकलव्य यानी चकमक को प्रकाशित करने वाली एक संस्था है जो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की तरह एक ये संस्था है। उसने एक कोशिश की है और इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ विज्ञान शिक्षण के तरीके में बदलाव किया गया, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को समाज से जोड़ने का प्रयास किया गया। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया गया और साथ ही शिक्षा के कहीं और पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। मसलन अपने आसपास की दुनिया को समझने और ललक और योग्यता, दिमाग का खुलापन, अपनी बात कह पाने की क्षमता, हाथों का हुनर आदि उसमें जोड़ दिए गए। ऐसे पाठ्यक्रम को विकसित करने की कोशिश की गई जिसमें शिक्षा के इन विभिन्न पहलुओं को समाया जा सके। यह कोशिश एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें इसे और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर बदलाव भी आते रहे हैं। फिलहाल होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 14 जिलों के लगभग 450 स्कूलों में चल रहा है और इसके नतीजे काफ़ी साफ हैं। एकलव्य के इस शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम में उन्हीं बातों को उभारा गया जिन्हें गिजुबाई से लेकर आधुनिक शिक्षाविदों तक
लोग कहते हैं और अपनाते रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना सोच विचार होने और निजी स्तर पर सार्थक काम होते रहने के बावजूद बच्चों पर पढ़ाई का बोझ लगातार बढ़ता गया। सीखने की प्रक्रिया नीरसबंदी गई, खासकर छोटी कक्षाओं में। समय समय पर शिक्षा से संबंधित बातों पर भी विस्तार से विचार किया गया, लेकिन स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई। अंततः मार्च 1992 में 1992 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई। इस समिति ने देश भर के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। समिति की इस बात पर विचार करना था कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान जो पढ़ने वाला बोझ है उसको कम कैसे किया जाए, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। समिति ने देश भर के नवाचारों में लगे स्वैच्छिक संगठनों, पाठ्यक्रम बनाने वाले, पाठ्यक्रम लिखने वाले, निजी प्रकाशकों आदि से बातचीत की और भोपाल की एकलव्य संस्था के साथ भी बैठक की। इसके अतिरिक्त अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया गया। किस प्रकार बोझ बढ़ता है? निजी स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों की तुलना में अक्सर दोगुने से भी ज़्यादा वजन का बस्ता लादना पड़ता है। इन निजी स्कूलों में बहुत ही ज़्यादा किताबें, अनाप शनाप किताबें उनको दी जाती हैं, पुस्तकें, जो कि जिसमें ज़रूरी किताबों के बजाय गैर ज़रूरी किताबों की संख्या अधिक होती है। यानी जो पाठ्यक्रम की किताबें होती हैं, पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें होती हैं, उसके अलावा बिना पाठ्यक्रम की पुस्तकें उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये क्यों होती हैं? देखिए, मिसाल के लिए 8वीं कक्षा तक चलने वाली सुलेख की किताबें, इन गैर ज़रूरी किताबों की कीमतें भी ज़रूरी किताबों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हर विद्यार्थी को ये किताब खरीदनी पड़ती है। होता है कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाली ज़्यादातर किताबें निजी प्रकाशक छापते हैं। मान लो किसी किताब की लागत 3 रुपये है, तो प्रकाशक उसे विक्रेता को 6 रुपये, ठीक है, और पुस्तक विक्रेता निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उस किताब को शामिल करवा लेगा और इसके बदले में स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से स्कूल पर एक प्रति पर 3 रुपये कमीशन लेगा। यानी यह किताब पुस्तक विक्रेता को कुल 9 रुपये में पड़ी, लेकिन विद्यार्थी को यही किताब 15 से 20 रुपये में मिलेगी। अब पाठ्यक्रम में जितनी ज़्यादा किताबें होगी, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, स्कूल चलाने वालों को उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। और इसीलिए इन तीनों में से कोई भी बच्चे के वजन की परवाह करेगा तो उसका धंधा चौपट रहेगा। यानी इसीलिए यहाँ पर ये किताबें का, बस्तों का बोझ बढ़ता है, किताबों का बोझ बढ़ता है मुनाफे कमाने के चक्कर में, चाहे वो निजी स्कूलें हो, प्रकाशक हो या पुस्तकें बेचने वाले हो। उनके मुनाफे के लिए वो सभी अपने अपने मुनाफे के लिए करते हैं। प्राप्त मत, विचार, सुझाव आदि के आधार पर समिति ने 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने शिक्षा की इस मुश्किलों को जांच परख करते हुए लिखा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा न समझ पाने का बोझ है। स्कूलों को आज के माहौल और मुश्किलों का बड़े पैमाने पर विश्लेषण करते हुए यशपाल समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। फिलहाल तो संतोष की बात यह है कि सरकार ने न केवल इन्हें स्वीकार कर लिया बल्कि लागू करने की इच्छा भी नहीं की। इन सिफारिशों का सार हम इसके कल पढ़ेंगे हम यशपाल समिति की सिफारिशें। तो यशपाल समिति ने किस प्रकार विभिन्न सिफारिशें की वो अपन कल पढ़ेंगे। आज हमने ये देखा कि बस्तों का बोझ किस प्रकार बढ़ता है और बालकों को किस प्रकार से हमें यह कम से कम उनको बस्तों का बोझ या ज्ञान का बोझ कम से कम वो समय आने पर दिया जाए। एक साथ अगर हम छोटे बच्चों को एक साथ पढ़ाने लगेंगे तो यह